हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आज़मी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम चैप्टर नंबर 14 जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और भी जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में, इस आज के लेक्चर में हमें ये बस समझना है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, क्या हम रेस्पिरेशन अगर कर रहे हैं तो क्या बैक्टीरिया और प्लांट्स जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्या वो भी ब्रीदिंग करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। और इस चैप्टर को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई वी आर लिविंग, हम लिविंग क्यों हैं, कौन सी चीज हमें लिविंग बनाती है। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है और उसी की वजह से हम लिविंग हैं। तो वो एनर्जी आई कहाँ से, वो एनर्जी कैसे हमारी बॉडी के अंदर पहुंची जिसकी वजह से उसने हमें लिविंग बनाया। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखें, अर्थ के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऑफ कोर्स सन है। अर्थ पे जितनी भी लाइफ पॉसिबल है, अर्थ पे जितने भी प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ह्यूमन है, इवन एक सिंपल सा डस्ट पार्टिकल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट और इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो तो सनलाइट है। तो सनलाइट आती है अर्थ पे और ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं उनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो सन की प्रेजेंट है। तो सनलाइट की एनर्जी को, उस एनर्जी को बायोलॉजिकल सिस्टम में, आपको पता है बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो सिस्टम है, जो उनके बीच में एक हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एक सिस्टम बना हुआ, आपस में जो जुड़े हुए, इनको हम बायोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। तो जो सनलाइट वाली जो एनर्जी आई उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में ट्रांसफर किसने किया? सब ट्रांसफर नहीं कर पाते। देयर आर सम couple of organisms present on the earth which can convert solar energy into chemical energy। और उनके बारे में आपको पता है कि वो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स एंड सम साइनोबैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दीज आर टू थिंग्स ऑन द अर्थ, आर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की एबिलिटी रखते हैं। अदरवाइज कोई एबिलिटी नहीं रखता। फंजाई एबिलिटी नहीं रखते, आपके बहुत सारे बैक्टीरिया एबिलिटी नहीं रखते, आपके जो प्रोटिस्टा में जो एनिमल और फंजाई ग्रुप के आते हैं वो उसमें जैसे स्लाइम मोल्स हो गए, ये एबिलिटी नहीं रखते। ह्यूमन के पास एबिलिटी नहीं है, एनिमल जो है उनके पास एबिलिटी नहीं है। तो सनलाइट को ट्रैप करना और उनको केमिकल एनर्जी में चेंज करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब जो एनर्जी है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में तो इंटर कर चुकी है। अब किस फॉर्म में इंटर करती है, कैसे इंटर करती है? क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एबिलिटी होती है कौन सा काम करने की। स्पेशली हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वाले जब चैप्टर के बारे में बात करेंगे जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तब हम इस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे उन्होंने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और उससे क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। ये प्लांट्स बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने स्टार्च को बनाया, ग्लूकोज को बनाया, फ्रक्टोज को बनाया, इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। और भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। अब हुआ क्या कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट, जो सनलाइट थी उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। वो एनर्जी अब बायोलॉजिकल सिस्टम में आ गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एनर्जी आ गई, बट किस फॉर्म में आई हुई है? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आई हुई है, फूड की फॉर्म में आई हुई है। हम इनको फूड भी लिख सकते हैं। अब इस फूड से हमें एनर्जी को निकालना है, इस फूड से हमें एनर्जी को निकालना है। तो फूड से एनर्जी को के निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैंने कहा कि ये एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स अगर मैंने आपसे पूछा रेस्पिरेशन, तो आपको हो सकता है कि अगर आपने क्लास 10th में अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं मतलब होगा रेस्पिरेशन का, पता होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। और अगर मैंने पूछ लिया कि आप बताइए रेस्पिरेशन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो बताते हैं कि जो ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये रेस्पिरेशन होता है। ये गलत डिफिनेशन है एक्चुअली। तो वो आप ब्रीदिंग की डिफिनेशन बता रहे हैं, हालांकि वो भी एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, बट वो एक्चुअली ब्रीदिंग के बारे में आप बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो ब्रीदिंग है क्या और ब्रीदिंग को परफॉर्म हम क्यों करते हैं? उसका भी तो कोई रीजन होगा। हम एयर को अंदर ला रहे हैं और एयर को बाहर निकाल रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना इसके पीछे। अब इसके पीछे जो रीजन ये है कि हम एयर को अंदर लाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंचती है, उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है। और हमारे ब्लड का जो फंक्शन है, हमारे ब्लड का जो काम है, हमारा ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, जहां पे वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक कर सके। हमारी बॉडी में वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं थी इसी ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं स्टार्च को ब्रेक करने के लिए, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं फ्रक्टोज को ब्रेक करने के लिए। तो ब्रीदिंग आई होप कि समझ में आ गया आपको। और जो हमने ऑक्सीजन को लाके, हम इसीलिए ब्रीदिंग करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आना ऐसे ही नहीं है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्यों आती है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इसलिए आती है ताकि ग्लूकोज को क्या कर सके, या कार्बोहाइड्रेट को या फैट को, जो भी चीजें उनको ब्रेक कर सके और उनसे एनर्जी को निकाल सके, क्योंकि एनर्जी पैक है ग्लूकोज, स्टार्च और फ्रक्टोज की फॉर्म में। इन सारी चीजों से एनर्जी को निकालने के लिए हम ऑक्सीजन को बाहर से अंदर की तरफ लेकर आते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाके इस काम को करते हैं। अब जब ये हमारा ग्लूकोज जब ब्रेक होता है उससे एनर्जी निकलती है, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है रेस्पिरेशन की। इसी रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, व्हाटएवर, जो आप जिनके अंदर एनर्जी होती है। हमने यहां पे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज को लिया। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी के निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको रेस्पिरेशन समझ में आ गया। अब देखो, रेस्पिरेशन करना है हमें, ग्लूकोज को ऐसे ब्रेक करना है ताकि उसमें से जो एनर्जी निकले ना, वो बाहर बहुत तेजी, क्योंकि सनलाइट वाली एनर्जी है, अगर आप निकाल देंगे तो वो हीट की फॉर्म में तुरंत निकल जाएगा। आप किसी भी चीज को ब्रेक करेंगे, इसके बॉन्ड्स के अंदर ढेर सारा स्टार्च है, आपका ढेर सारा कार्बन बॉन्ड से बना हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सारी चीजें ढेर सारे कार्बन बॉन्ड से बनी हुई है। इनके बीच में जो एनर्जी पैक है, जो फोटोसिंथेसिस से जो सोलर एनर्जी थी, इन्हीं के बीच में पैक कर दी गई। इनके बॉन्ड्स के बीच में, कार्बन बॉन्ड्स के बीच में जो एनर्जी पैक कर दी गई, उन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो वो एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर आपने ऐसे ही तोड़ दिया, कहीं भी तोड़ दिया, तो ये एनर्जी ग्लूकोज से हीट की फॉर्म में निकलेगी और बाहर चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगह ये टूटे जहां से हीट 100% हीट तो निकलेगी, लेकिन उसमें से ढेर सारी हम क्या इकट्ठा कर ले, हीट को हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर ले। इस एनर्जी, हीट वाली एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल जैसे एटीपी की फॉर्म में हम उसको स्टोर कर लें। ऐसा ना हो कि ग्लूकोज टूटा, सारी की सारी एनर्जी बाहर निकल गई। हम चाहते हैं कि ग्लूकोज टूटे, बट जो हीट निकले उसमें से थोड़ा बहुत हीट किस में चेंज हो जाए, हीट वाली एनर्जी किस में चेंज हो जाए, एटीपी की फॉर्म में चेंज हो जाए, जिसको हम
इकट्ठा करके रख ले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो जगह एक्चुअली सेल होती है। सेल वो प्लेस होता है, सेल इज द साइट वेयर द respiration can be taken place. And what kind of respiration? Cellular respiration. This is known as cellular respiration. तो respiration का मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को निकालना, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो भी है। बट स्पेशली हम रेस्पिरेशन के किस पार्ट के बारे में बात करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेम हम रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है? किसी एक सेल के अंदर हो रहा है, तो हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? सेम वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी चीजें टूट रही है उनसे ये सारी चीजें टूटेंगी, बॉन्ड्स इनके ब्रेक होंगे और जो एनर्जी निकलेगी उसमें से काफी हद तक एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा और सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा? एक सेल के अंदर होगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई सेड। रेस्पिरेशन क्या होता है एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से एनर्जी को निकालना, रेस्पिरेशन। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ए सेल and release energy in the and also store that energy in the form of ATP. Okay, तो ATP के फॉर्म में उसको स्टोर करना। तो सिंपल सा है, वही रेस्पिरेशन, बट ये कहाँ पे होगा? सेल के अंदर होगा, तो फिर हम उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे ब्रेक हो रही हैं, कुछ चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं? ब्रेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका फ्रक्टोज ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका स्टार्च ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका फैट या लिपिड आपका ब्रेक होगा, लिपिड आपका ब्रेक होगा, यहाँ पे प्रोटीन के ब्रेक डाउन के चांसेस भी होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, आपका सारी चीजें जो मैंने पीछे लिखी हुई है वो कार्बोहाइड्रेट, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे टूट रही हैं और उनसे एनर्जी निकल रही है। तो फोटोसिंथेसिस वाली जो एनर्जी है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सारी चीजों के अंदर पैक हो गई है। तो इसका मतलब अगर हम इनको तोड़ेंगे, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। हम उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं एटीपी की फॉर्म में, जिस एटीपी का हम यूज करेंगे टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल फंक्शन। हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं और वो किसकी वजह से? जस्ट ढेर सारी हमारी बॉडी के अंदर एटीपी इकट्ठा है। वो जो हीट, वो जो सनलाइट है ना, उसको हमने एटीपी की फॉर्म में चेंज कर दिया रेस्पिरेशन से। अब जब हम कोई भी काम करते हैं, हाथ को इधर उधर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो यही एटीपी इस्तेमाल में आती है। हम इन एटीपी का यूज करके अपनी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। हम रेस्पिरेशन के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, रेस्पिरेशन सिंपल सी चीज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हमने जब रेस्पिरेशन किया तो हमने, मतलब ग्लूकोज को हमने तोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। मैंने अभी लास्ट शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बताया था, जिसमें ये था कि क्या प्लांट्स, ह्यूमन, बैक्टीरिया सबको ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ती है? तो याद रखें, हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी है, हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम हो गए, प्लांट्स हो गए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उनको ब्रीदिंग करना पड़ेगा। बट बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनकी बॉडी जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है, दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। मतलब उनको रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन, लेकिन हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और उसके लिए हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। और जिन्हें कम एनर्जी की जरूरत है तो उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उस बेस पे देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, second is anaerobic
एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें इन्हीं सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए, हमने कहा कि लिपिड हो गया, फ्रक्टोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें जिनके अंदर एनर्जी पैक है, हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये हो गया आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आपके एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में दे रखा हुआ है। आप बस ये जाने कि जिन फूड मॉलिक्यूल या फिर फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है मैकेनिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। और उनके अंदर जो एनर्जी पैक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में पैक है, अगर उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइप का रेस्पिरेशन कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर उनको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उनका रेस्पिरेशन कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज है। रेस्पिरेशन ग्लूकोज को ब्रेक करना, एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज को ब्रेक करना, या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी चीजें उनको ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन्हीं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को अगर ब्रेक करने के लिए अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर आप उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। और एक और रीजन है ये कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, उसको अचानक से आप ब्रेक नहीं करते, उसको हम धीरे धीरे ब्रेक करते हैं। हम उसको कई ढेर सारे केमिकल रिएक्शन की लंबी लंबी चेन जो होती है उनकी हेल्प से हम उनको ब्रेक करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना वो 5 स्टेप में परफॉर्म होते हैं, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये 2 स्टेप में होता है। तो पहले हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें एक स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस और एक स्टेप होगा फर्मेंटेशन। उसी तरह से एनारोबिक में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे कि एरोबिक में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे कि ग्लूकोज कैसे आपका ब्रेक हुआ, वो 5 स्टेप हम उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका होगा क्रैब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, चाहे वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लिपिड का मॉलिक्यूल हो, कोई भी चीज अगर टूटने के लिए जा रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको क्या करना पड़ेगा, 5, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उनको 5 स्टेप से होके जाना पड़ेगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उनको 2 स्टेप से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। नोट्स कंप्लीट कर ले, सारे डिफिनेशंस को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कर ले अपनी कॉपी में। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।